हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोट्स गुरु बाय विजय शर्मा में। पूरा कोर्स करने की जो हमने बात की थी उसका आज पहला दिन है। आज 1 नवंबर है और आज हमारा ये पहला दिन है जिसमें हम गणित के अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान चैप्टर्स में से ये एक है और इसीलिए आज हम पहले दिन निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा चैप्टर उठा लिया और आप जैसे ही आपने शुरू किया थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे आपने छोड़ दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है दूरी सूत्र, जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है हमारा विभाजन सूत्र, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी रेखाखंड को यदि कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, कोई बिंदु उसे किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात वो हो सकता है m/n, m अनुपात n में अगर वो विभाजित करता है या फिर कहीं कहीं पर आपको m1 अनुपात m2 भी दिखाई देता है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को ज्ञात करना या फिर इस अनुपात को ज्ञात करना, हम दोनों ही चीजें इसमें सीखेंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा जो त्रिभुज है हम जानते हैं कि वो 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये 3 बिंदुओं से मिलकर A, B और ये C, अगर ये 3 बिंदुओं से मिलकर कोई त्रिभुज बन रहा है तो हम उसका क्षेत्रफल निकालना भी इसमें सीखेंगे। चर्चा करने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट हैं और उसके बाद हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट में ढीले हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा, आप आगे भी सही तरीके से निर्देशांक ज्यामिति को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिंदुओं को लोकेट करना नहीं आ पाएगा तो आप निर्देशांक ज्यामिति को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी प्रश्नावलियों की ओर बढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम सब ये जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का जो हम प्रयोग करते हैं वो एक बिंदु यानी किसी भी बिंदु जो x, y की फॉर्म में होता है उस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें अक्षों के एक युग्म यानी पेयर, जिसको कहते हैं पेयर की जरूरत होती है। ओके, जैसे यहां पर मैंने 2 अक्ष बना रखे हैं, एक है हमारा x अक्ष और एक है हमारा y अक्ष। तो x अक्ष एक होता है x अक्ष जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक, इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम भुज। ओके, और दूसरा y अक्ष जिसे हम y निर्देशांक कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं x, y 2,3, तो इसमें भुज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भुज क्या होता है तो भुज इसमें क्या हो जाएगा 2 और कोटि इसमें क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी 3 यानी 3। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। 2 अक्ष होते हैं, 2 अक्षों का एक युग्म होता है जिसको हम x, y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष पर जो x निर्देशांक होते हैं उन्हें हम कहते हैं भुज और y अक्ष पर जो y निर्देशांक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोटि। तो अब यहां पर अगर मैं x अक्ष पर किसी बिंदु की बात करूं, अगर मैं x अक्ष पर कहूं कि यहां पर कोई बिंदु मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ऐसे ही ये 4, मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही बनाया है। ओके, इसमें कोई हमने स्केल का यूज नहीं किया है। 1 2 3। तो अगर मैं ये कहूं कि x अक्ष पर कोई बिंदु, x अक्ष पर कोई बिंदु अगर हम लेना चाहें तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? x, 0,
क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y तो कुछ है ही नहीं, y तो 0 है, तो इसीलिए x अक्ष पर अगर हमें कोई बिंदु लेना है तो वो हमेशा क्या आएगा, x, 0 ही आएगा, क्योंकि यहां पर y जो होगा ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा और x का कोई मान होगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें y अक्ष पर कोई बिंदु की, y अक्ष पर कोई बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर कोई बिंदु की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 0, y। क्यों ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर इस अक्ष पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर x बराबर क्या है, x बराबर 0 रहेगा हमेशा। y अक्ष पर कोई बिंदु अगर हमें लेना है तो वहां पर x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसीलिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे, 0, y और x, 0। तो x अक्ष पर x, 0 और y अक्ष पर 0, y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि अगर किसी बिंदु x, y की स्थिति निर्धारित करनी है तो हमें अक्षों के एक युग्म की जरूरत होगी जिसे हम x और y अक्ष कहते हैं, और x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। x और y दो, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसमें भुज होगा 2 और कोटि होगी 3। x अक्ष पर अगर हमें कोई बिंदु लेना है तो x, 0 और y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो 0, y ही लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हमने 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ax + by + c = 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये हम सभी जानते हैं। क्यों ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसीलिए ये एक रेखीय समीकरण है जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहां a और b ये दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएंगे तो x और y का जो पद है वो इसमें से गायब हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ c = 0 बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि a और b दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर हमें ax + by + c = 0 के रूप की दो चरों वाली समीकरण को ग्राफीय निरूपित करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है, तो जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओके, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान दीजिएगा, 2x + 3y + 4 = 0 के एक समीकरण की मैं बात करूं तो इसका मुझे इस तरह से कोई ग्राफ प्राप्त होगा। ये सिर्फ उदाहरण देने के लिए है, ये इसका एक्चुअल ग्राफ नहीं है। अगर हमारे पास ax 2x, by 3y और c = 4 = 0 वाली कोई समीकरण है तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक सरल रेखा मिलेगी। तीसरी जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो था कि y बराबर अगर ax² + by + c, ये हमें एक समीकरण दी हुई है, ये एक द्विघात समीकरण है और a is not equal to 0, यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये x² वाला पद भी गायब हो जाएगा और तब ये एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये एक रेखीय समीकरण बन जाएगा। तो अगर हमें y बराबर ax² + by + c, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं है, का आलेख एक परवलय प्राप्त होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ को ही हम आलेख कहते हैं, जो ग्राफ हम बनाते हैं, जो ग्राफ बोलते हैं उसी को ही आलेख कहा जाता है। तो अगर मैं इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो वो हमें एक परवलय प्राप्त होता है। परवलय इस तरह का हो सकता है और परवलय इस तरह के भी हो सकते हैं, ये यहां से भी जा सकता है। ओके, तो कई तरह के परवलय होते हैं। तो y बराबर 2x² + 3y + 5, ये हमें एक समीकरण अगर दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूं तो वो एक हमें इस तरह का परवलय प्राप्त होता है। ये भी उसी तरह से उदाहरण के लिए है, ये इसका एक्चुअल ग्राफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं कि सर यहां पर इस पॉइंट पर हमें समझ में नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई अभी 9th की, कि हमने 9th में क्या क्या सीखा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम 10th कक्षा में हम क्या क्या सीखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जैसे दो बिंदु हैं और अलग अलग जो है वो दिए हुए हैं। ओके, जैसे अलग अलग दिए हुए हैं, ये है हमारा फर्स्ट बिंदु और ये है सेकंड, तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो ये हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जिनके निर्देशांक दिए होंगे। ये जो हमारे पास दो बिंदु हैं, इसमें हमारे पास x1 y1 और ये दिया होगा x2 y2, तो ये बिंदु के निर्देशांक हमें दिए होंगे और हमें उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। अगला है, दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड, यानी ये जो रेखाखंड है, दो बिंदुओं से मिलाकर जो रेखाखंड बन रहा है, उसको एक दिए गए अनुपात में मान लिया जाए कि हमने m1 और m2 = 3:2,
इसमें हमें विभक्त करना है। विभाजित करने वाले कोई एक बिंदु है, मान लिया जाए ये बीच में कोई बिंदु होगा जो इसे 3:2 में विभाजित करता होगा। तो उस बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करना हम सीखेंगे। अगला है थर्ड, जिसमें हम 3 दिए हुए बिंदुओं से बने 3 दिए हुए बिंदु हमें 1, 2 और ये 3 x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ये 3 बिंदु दिए हुए होंगे और इससे बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। 3 दिए हुए बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी हम इसमें सीखेंगे और इसके जो रिलेटेड हमारे पास प्रश्नावलियां हैं उन प्रश्नावलियों को हम हल करेंगे। हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दूरी सूत्र का, जिसमें अभी हमने जैसा कि बताया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु जिनके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो अगर हम मान लिया जाए कि हमारे पास 2 निर्देशांक हैं, 2 निर्देशांक दिए हुए हैं हमारे पास, हम जानते हैं कि x और y होते हैं। तो अगर मैं x पर कोई बिंदु है 1, 2, 3, 4, तो अगर मैं निकालना चाहूं कि x अक्ष पर बिंदु 1, 0 से 3 इकाई की दूरी पर, 3 इकाई की दूरी पर, तो 3 इकाई की दूरी के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 3 इकाई से यहां पर x अक्ष पर सीधे आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। 1 इकाई, 2 इकाई और ये 3 इकाई। तो 3 इकाई की दूरी पर जो बिंदु मुझे मिलेगा वो होगा 4, 0। और ऐसे ही अगर मैं y अक्ष पर बात करूं 1, 2, 3, अगर मैं अभी बिना स्केल के ही मैं काम कर रहा हूं तो इसमें कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है। तो अगर मैं अब 0, ये y अक्ष पर हमें जो बिंदु है वो हमें पता है कि ये होता है 0, y होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 0, 2 से 2 इकाई दूरी पर, 2 इकाई दूरी पर, तो 2 इकाई दूरी पर मुझे ये 0, 2 है, ये है 0, 1, ये है 0, 2 और यहां से मुझे 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु प्राप्त करना है। तो मैं गिनूंगा 1 इकाई और ये 2 इकाई। तो यहां से 0, 2 से ये 2 इकाई दूरी पर मुझे बिंदु मिल जाता है 0, 4। तो x अक्ष और y अक्ष पर दोनों पर ही अगर हम बिंदुओं की दूरी निकालना चाहते हैं या फिर हमें बिंदु दिए हुए हैं जैसे 0, 2 और 0, 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे मैं 4 में से -2 कर दूंगा और मुझे 2 इकाई इसकी दूरी मिल जाएगी। और इसी प्रकार x अक्ष पर अगर मैं बात करूं 4, 0 तथा 1, 0 के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा? बीच की दूरी में मैं सीधे सीधे यहां पर 4 - 1 कर दूंगा और मुझे 3 इकाई ये दूरी मिल जाएगी। तो सिर्फ x अक्ष पर या फिर सिर्फ y अक्ष पर तो दूरी निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर दोनों अक्षों पर ये बिंदु दिए हुए हैं, दोनों अक्षों पर मान लिया जाए यहां दिया हुआ है 0, 3 और यहां दिया हुआ है 4, 0, तो इनके बीच की दूरी मुझे निकालनी है। ये है 4, 0 और ये है हमारा 0, 3। अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो अगर मैं इसको A बिंदु मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं B, तो अगर मैं इस AB को मिला देता हूं तो मुझे ये है बिंदु हमारा B और ये है हमारा बिंदु A। तो अगर मैं A और B के बीच की दूरी निकालना चाहता हूं तो मैं AB दूरी कैसे निकाल सकता हूं? मुझे पता है कि यहां पर 0, 3 है और ये 4, 0 है। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूं? यहां से O ये बिंदु मैं मान लेता हूं और ये क्या हो जाएगा? हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है 9th में। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है OA² प्लस OB²। क्यों ऐसा क्यों होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है और इसीलिए ये AB क्या हो जाता है? AB हो जाता है OA² प्लस OB²। तो OA² अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? OA² क्या हो जाएगा? OA कितना है? यहां से 1, 2, 3, 4 यानी 4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है? OB क्या हो जाता है? 1, 2, 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं तो ये 16 प्लस क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5
इकाई यानी 5 इकाई इनके बीच की दूरी आ जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन अब बात आती है अगर कोई बिंदु, दो बिंदु अगर हमें कहां दिए हुए हैं, अगर हमें एक बिंदु यहां दिया हुआ है और एक बिंदु यहां दिया हुआ है, ये हो गया A और ये हो गया B। इसका हमें A बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और B बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2। ये हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी के लिए हो सकता है कि ये दोनों बिंदु एक ही चतुर्थांश में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में हो। ये जो दो अक्ष हैं ये इसको 4 चतुर्थांशों में बांटते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश और ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो अगर ये बिंदु अलग अलग चतुर्थांशों में दिए हुए हैं तो फिर हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है जिसमें हम इन बिंदुओं की वैल्यू यानी मान को रखते हैं और उसको दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता हूं और ये दोनों बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में हैं, तो मैं इस फॉर्मूले के मदद से इसका मान ज्ञात कर सकता हूं। दूरी सूत्र क्या दिया हुआ है? AB बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर ये बिंदु कहीं पर भी दिया हुआ है तो हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे एक बिंदु A यहां दिया हो प्रथम चतुर्थांश में और दूसरा बिंदु हमें तीसरे चतुर्थांश में दिया हो। अब हम इस तीसरे चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश के बिंदुओं का पता कैसे लगाएंगे? तो यहां पर जो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, तो दोनों बिंदु प्लस प्लस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोनों बिंदु प्लस प्लस होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में x माइनस होता है, तो माइनस प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तीसरे वाले में स्टूडेंट्स दोनों ही माइनस होते हैं क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो यहां पर बिंदुओं के निर्देशांक माइनस माइनस होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो इस तरह से हम चारों ही चतुर्थांश में बिंदुओं के निर्देशांक बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जब हम इनको लिख सकते हैं तो हम इनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अब यहां पर दो मान आते हैं हमारे पास, एक आता है प्लस का और एक आता है माइनस का, लेकिन जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो इसलिए अगर दूरी ऋणात्मक भी आती है, पहले तो ऋणात्मक आएगी नहीं, लेकिन अगर ऋणात्मक आती है और धनात्मक दोनों मान आते हैं, प्लस माइनस में मान आते हैं, तो उसमें से केवल कौन सा मान लेना है? हमने सिर्फ धनात्मक मान को ही लेना है। अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें, जैसे हमने 4 का वर्गमूल निकाला, तो यहां पर हमें दो मान प्राप्त होते हैं, प्लस और माइनस 2। तो इसमें से हमें सिर्फ प्लस वाला ही मान लेना है और माइनस वाले को छोड़ देना है। इसको नोट भी करते जाएं स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको बाद में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, साथ में कॉपी लेकर बैठें ताकि इसको आप नोट भी करते रहें। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो को देखते हुए ही टाइम को पास करेंगे, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर एक बिंदु, ये बिंदु तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक बिंदु क्या है? ए बिंदु इसमें से क्या है? मूल बिंदु है। क्या है ये? मूल बिंदु। मूल बिंदु सभी जानते हैं, मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर x अक्ष और y अक्ष काटते हैं, ये वाले बिंदु को बिंदु O या फिर मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। जिसके निर्देशांक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 0,0 होते हैं। अगर इस बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकाली जाती है तो क्या हो जाती है? ये A बिंदु यहां आ जाएगा, ओके, और ये ए बिंदु क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मूल बिंदु ओ बन जाएगा। ठीक है, ओ बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? हमें दूरी ज्ञात करनी है ओ बी की, और ओ बी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो x1 और
y1 है, ये तो क्या हो गया है, ये हो गया है 0,0। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं यहां पर x1 की जगह 0 कर देता हूं, इसको 0 कर देता हूं, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, एक x² बचेगा और प्लस y² ही बचेगा। तो इसीलिए जब भी आप मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं तो सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें OB बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का अंडर रूट हो जाएगा। तो हमने दूरी सूत्र के सभी कॉन्सेप्ट पर विचार कर लिया है। हमने ये भी विचार कर लिया है कि दोनों बिंदु अगर अलग अलग अक्षों पर हों तो भी क्या होगा, और एक ही अक्ष पर हों तो क्या होगा, और अगर ये अलग अलग चतुर्थांश में है तो क्या होगा, और अगर एक बिंदु मूल बिंदु है तब क्या होगा। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट कर दें। सो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, इसमें आप देख सकते हैं, आपके पास किताब मौजूद होगी। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। आपको प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि हमें 2,3 और 4,1 ये हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है x1, y1 में इन्हें विभक्त कर लेना है, यानी x1, y1 ये हो गया हमारे पास 2,3 और x2, y2 ये हो गया हमारे पास 4,1। तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे हम दिया है लिख देते हैं। इसके बाद हमें सूत्र दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में इन वैल्यूज को रख देना है और इसका मान निकाल लेना है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 क्या है हमारे पास, x2 है 4 माइनस x1 क्या है, x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1, और 1 माइनस क्या दिया हुआ है, y1 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और AB का मान हमारे पास जल्द ही आ जाएगा। 4 माइनस 2 ये है 2 का स्क्वायर और प्लस यहां पर आ जाता है माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों का वर्ग करता हूं, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और बच्चों 2 का वर्ग चाहे माइनस 2 का वर्ग, ये दोनों का जो मान होता है वो 4 ही होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 इक्वल टू, अब अंडर रूट 8 का जो फैक्टर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 2, यहां पर आ जाएगा 4 यहां पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आते हैं वो आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें जब अंडर रूट से हम इसे बाहर निकालते हैं तो हम जोड़े बना लेते हैं। ये एक जोड़ा बन गया है, ये बेचारा अकेला रह गया है, तो हम इसे जो जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा। तो AB हमारे पास 2 अंडर रूट 2 मात्रक दूरी आ गई है। ओके, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। हमें दोनों बिंदु दिए हुए थे और दोनों बिंदु जब दिए हुए हैं तो हमने बड़ी ही आसानी से इनके बीच की दूरी ज्ञात कर ली। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स, जिन्हें हम फिर से उसी तरह से लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, एक बिंदु A दिया हुआ है x1, y1 बराबर -5,7। कभी भी आप बोर्ड में कोई भी सवाल करते हैं तो आपको इसी तरह से उसे लिखना है, और क्योंकि लिखने का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जितनी अच्छी तरह से आप उसे लिखेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपको मार्क्स भी प्राप्त होंगे। लेकिन सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है, उसे हल भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो बिंदु A और B दिए हुए हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें दूरी सूत्र लगाना है। तो दो बिंदुओं की के बीच की दूरी
ए बी क्या होता है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो अब हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी के लिए हम उससे दोबारा x2 यानी हो जाएगा हमारे पास -1 और x1 हो जाएगा हमारे पास -5, तो इसको माइनस लिखेंगे और यहाँ -5 ये अंदर आ जाएगा, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और y2 क्या है इसमें स्टूडेंट्स, y2 है हमारे पास 3 और माइनस हो जाएगा ये 7 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हो तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। और अगर बाहर माइनस दिया हुआ है अंदर प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाता है। अगर बाहर प्लस दिया है अंदर माइनस दिया है तो भी ये माइनस हो जाता है। और अगर दोनों ही जगह प्लस दिया हुआ है तो ये प्लस ही रहता है। तो हमारे पास यहां ये पहली वाली स्थिति आई हुई है जिसमें ये -1 हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 - 7 यानी -4 का होल स्क्वायर। यहां पर हमने ये कैसे किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो जो बड़े चिन्ह वाला होता है यानी ये माइनस जो है ये बड़ा है तो यहां पर माइनस का ही चिन्ह आएगा और 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 4। अगर यहां पर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो यहां पर प्लस का ही चिन्ह आता, लेकिन यहां पर अभी ऐसा नहीं है तो हम जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह ही यहां पर लगाएंगे, यानी 3 - 7 को -4 ही लिखेंगे। तो यहां पर -4 करेंगे और यहां पर फिर से वही स्थिति आ गई है। देखिए अभी मैंने बताया था कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर हल करता हूं तो +4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, +4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस -4 का भी स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हमारे पास आ गया है √32। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि बीच में प्लस होने पर इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के टाइम में ही होता है। तो हमें 32 के फैक्टर निकालने हैं। 32 के फैक्टर निकालने के लिए हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, यहां पर 2 फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और फिर से डिवाइड करने के बाद अंत में 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें फैक्टर तब तक करने होते हैं जब तक कि इसमें 1 नहीं आ जाता है। यहां पर अगर 1 नहीं आएगा तब तक इसके फैक्टर पूरे नहीं होंगे। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अंत में उसके 1 आ जाए। तो हमारे पास √32 के हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। तो यहां पर जब हम इसके पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, तो जिन्हें हम बाहर ले लेते हैं, जोड़ों में से सिर्फ एक ही बाहर आता है और जिसका जोड़ा नहीं बना होता है वो अंदर ही रह जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया है हमारे पास 4√2 इकाई, यानी इकाई को आप मात्रक भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा जो दूसरा सवाल है ये भी हमारे पास हल हो चुका है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर, जिसमें हमें दिया हुआ है x1, y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है a, b और b x2, y2 इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास -a, -b। यहां पर हमें दिया है, लिख लेना है। क्यों? क्योंकि ये लिखने में हमें कोई घाटा नहीं है। और अब हमने जब हम ये a और b दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं तो हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर वही फॉर्मूला जिसमें हमने अपने दोनों सवाल किए थे। अभी तक जो हमने सवाल किए हैं वही फॉर्मूला हमें यहां पर भी अप्लाई करना है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 क्या है, x2 है -a और x1 क्या है, x1 है a। तो यहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा और प्लस इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं अंडर रूट को। y2 हमारे पास है -b और y1 है हमारे पास b, तो ये भी हो जाता है हमारे पास -b। अब यहां पर ये जो स्थिति हुई है हमारे पास जिसमें -a है, तो अगर ऐसा होता है तो ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, यानी चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, लेकिन ये a और a 2a हो जाएगा। मान लिया जाए हमें -3 -4 दिया हुआ है तो भी ये माइनस और माइनस माइनस चिन्ह आ जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहां पर जब हमारे पास -a और -a दिया हुआ है तो ये जुड़कर -2a हो जाएगा। तो ये -2a का होल स्क्वायर हो जाता है और प्लस ये -2b का
होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2b का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर फिर से वही हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी ये 9 ही आएगा। इसी प्रकार जब हमने -2a को -2a से मल्टीप्लाई किया तो भी ये 4a स्क्वायर ही आएगा। अब इसको हमने ab इक्वल टू, जब हमने क्या किया है, ये 4 कॉमन ले लिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास आ चुका है, और इसीलिए ab, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट नहीं आ सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें हम सिर्फ 4 को ही बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें 4 का जब अंडर रूट आता है तब 4 का अंडर रूट हो जाता है 2, और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जिसमें हमें दिया हुआ है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम पहले तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और फिर हम ज्ञात करेंगे कि अनुच्छेद 7.2 में जो दोनों शहर दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दूसरे सवाल में दिया है कि बिंदुओं, ए बिंदु दिया हुआ है x1, y1 इक्वल टू 0,0, और b दिया हुआ है x2, y2 इक्वल टू 36,15। तो जैसा कि हमने यहां पर बताया था, ये हमारे पास हो गया है मूल बिंदु, और जब हमने इसके बारे में बात की थी तब हमने ये फॉर्मूला बताया था कि ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक बिंदु अगर 0,0 है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब हम इसमें मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है यहां पर स्टूडेंट्स, 36 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकालने के लिए हम गुणा नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें हम 36 और 36 को एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करके उसका हम स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से इसे लिख लेंगे, और फिर सबसे पहले हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 6 6 36, जहां पर हम 3 को यहां इस तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 18, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आ जाता है 18, और हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 18 और 18 हो जाता है हमारे पास 36, 36 और 3 हो जाता है हमारे पास 39 यानी 39, और हासिल फिर से आ जाता है 3। अब हम तीसरे स्टेप में ये जो हमारे पास 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये तीसरा स्टेप होगा। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करके आता है 9, 9 और जो 3 है, 9 और 3 हो जाता है हमारे पास 12। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर करने से ये आ जाता है 1296 यानी 1296। अब इसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार से हम 15 का वर्ग भी ज्ञात करते हैं। वैसे तो हमें 15 का वर्ग याद होना चाहिए। यहां पर आप लोगों के लिए मैं एक काम देता हूं जिसमें हमें 2 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैथ्स कर रहे हैं लेकिन आपको इन छोटे छोटे वर्ग याद नहीं है तो आपको बार बार उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए 15 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 पंजे यहां पर हो जाता है 75, और ये हो जाता है यहां पर 5, और यहां पर कैरी आ जाता है 7। 15 एकम 15, 15 और 7 हो जाता है 225। तो यहां पर 22 और ये 225 हो जाता है। तो अब हम यहां पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 1296 प्लस 225, ये जोड़ के हमारे पास आ जाता है ये 6 प्लस 5 1, 10, 10 प्लस 2 12, 3, 3 प्लस 2 5, अंडर रूट 1521। अब 1521 का हमें निकालना है
स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसको बिल्कुल ही ध्यान से सीखना है कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कहीं से भी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हम इसके जोड़े बना लेंगे। और यहां पर ये 15 है, तो हम ये ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसके वर्ग तक जाती हो, जिसका स्क्वायर इसके 15 के पास तक जाता हो, जिसमें हमारे पास 2 इंटू 2 है 4, 3 इंटू 3 है 9 और 4 इंटू 4 है 16। अब 16 तो बड़ा हो गया है, तो हम लेंगे 3 इंटू 3। इसको 3 को ऐसे लिख लेंगे, ये 3 यहां लिख लेंगे और इस 3 को 3 से और एक 3 हम लिख लेंगे यहां, जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। तो हम यहां पर जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। और जब हम इस 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। यहां पर इनको हमें करना पड़ता है प्लस, तो ये 3 + 3 जब जुड़ता है तो ये हो जाता है हमारे पास 6। और हम इस जोड़े को अब अगले नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 621। अब यहां पर इस तरह का नंबर लेना है जिसके नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। एक तो 1 ही हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम 16 1 करते हैं तो ये 621 नहीं आता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर क्या आता हो, 621 आता हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9 ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने 1 ट्राई किया, फिर हम ट्राई करते हैं 9। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 621 ही आता है। तो ये जब 621 आ चुका है तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी आ चुका है, जो कि होता है 39। तो ए भी हमारे पास आ गया है 39 मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर सीखनी चाहिए। एक तो ये वाली बात, और एक 0 से 20 तक के हमारे पास वर्ग याद होने चाहिए। और जब 2 डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमें याद होना चाहिए। इसको मैं अलग से एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं उसमें भी समझाऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा कि जहां पर आपको समझ में नहीं आता है उसका हम एक अलग से वीडियो, विस्तृत वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे। इसके बाद इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है जो 7.2 जो दिया हुआ है। 7.2 में हमने ये देखना पड़ेगा कि 7.2 में किन शहरों के बीच की दूरी की वो बात करता है। तो 7.2 पर जब हम जाते हैं अपनी किताब में, आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। 7.2 पर जब हम दूरी सूत्र जब हम शुरू कर रहे थे तभी हमें इसके बारे में बताया गया है। एक शहर बी है और एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा ही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज की जो हम दूरी है यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। एक शहर यहां पर ए है और एक शहर जो है वो बी है। तो यहां पर ये जो दूरी है ये 36 किलोमीटर है और ये जो दूरी है ये 15 किलोमीटर है। तो इनका हम कर्ण बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें हमें यह करना है कि दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी हमारे पास आ जाती है 39 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं या जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। एक कॉपी साथ में लेकर बैठें, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ही कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। आपको अभी ये वीडियो देखने में टाइम जो है वो लगता है, तो उस टाइम का हमें सदुपयोग करना है और उस टाइम के साथ साथ हमें उसके नोट्स भी बनाते जाना है, ताकि हमारे को जब हम रिवीजन करें तो हम इन जो नोट्स है उनको ही दोबारा रिवाइज कर सकें। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी क्या होता है स्टूडेंट्स? संरेखी होता है जो बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। तो हमें यहां पर 3 बिंदु दिए हुए हैं। एक ए बिंदु दिया हुआ है x1, y1 जो कि दिया हुआ है हमें 1,5। बी दिया हुआ है हमें x2, y2 बराबर दिया हुआ है हमें 2,3 और सी दिया हुआ है x3, y3 बराबर -2, -11। ये 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं और हमें इन्हें निर्धारित करना है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं, यानी एक ही रेखा पर हैं।
तो इसका सबसे आसान तरीका स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो हमें ए बी निकाल लें, फिर उसके बाद हम बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। तीसरा जो हमारे पास निकालना है हमें वो है ए सी। तो अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालना बहुत ही आसान है, वही फॉर्मूला हमें फिर से लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमने काफी सवाल कर लिए हैं, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे उसको कैलकुलेट करके यहां पर लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल पूरी तरह से कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ यहां से कॉपी नहीं करना है। तो यहां पर हम x2 का मान जब रखते हैं तो x2 हमारे पास है 2 और x1 है हमारे पास 1, इसका हो जाता है होल स्क्वायर, y2 है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास 5, इसका हो जाता है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1,4 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 इक्वल टू √5 मात्रक। ये हमारे पास आ गया है। इसी तरह से हम BC कैलकुलेट कर लेंगे, यानी BC क्या होगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं, x3 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू भी है हो जाएगी -2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 माइनस 11, y2 है हमारे पास -3 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐड कर लेंगे, -2 हो गया है -4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3 ये हमारे पास हो गया है -14 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 196। इसको हम जोड़ लेते हैं, 66 प्लस 6 2 हो गया, 10 प्लस 1 1 और उसके बाद आ गया 212। BC हमारे पास आ चुका है 212 मात्रक। उसके बाद हम निकालते हैं AC, जो हमारे पास x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x3 स्टूडेंट्स -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 हो जाता है हमारे पास -11 और y1 हो जाता है हमारे पास -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये -3 का होल स्क्वायर हो जाता है 9 और 16 का जो होल स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 256। अब ये मुझे तो याद है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आता है हमारे पास 256। तो इसीलिए हमें स्टूडेंट्स 2 से 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 20 तक के वर्गों को याद करना है, इसीलिए ताकि हमें ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो जब मैं इसको प्लस करता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है √265। तो अब मैं यहां पर देखता हूं कि ये √5 है, ये हमारे पास √212 है और ये हमारे पास √265 मात्रक दूरी आती है। तो इन तीनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ABC या तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं। ये हम यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर AB जो हमारे पास आया है, AB आया है हमारे पास √5, BC आया है हमारे पास 212 और AC आया है हमारे पास 265। तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं, इसको और इसको देखते हैं, तो हमें सीधे सीधे ये देखने पर ही पता चल जाता है कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं। तो बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, जिसको हमें ये चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट्स? समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, यानी 2 साइड इक्वल होती हैं। ये A, ये B है और ये C है। मान लिया जाए ये ABC एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास AB इक्वल टू AC है, तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, एक ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यही हमें यहां पर चेक करना है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले AB इक्वल टू पता करना पड़ेगा। AB क्या है हमें निकालना पड़ेगा। तो AB अगर हम निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसके वैल्यूज रखें, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है और ये -2 है, तो y1 जो है वो हमारा -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो a b हम इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 6 - 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 + 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 + 36 इक्वल टू √37 मात्र। तो ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है, AB का मान आ गया है हमारे पास। ऐसे ही हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, BC की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x3 इक्वल टू क्या है 7 है हमारे पास, और x2 इक्वल टू क्या है 6 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है हमारे पास -2 है, y3 -2 है, और -4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, और प्लस हो गया हमारे पास -6 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास √37। तो अब हमें और कोई भी चीज निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास AB = BC आ चुका है, इसीलिए AB = BC, तब यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास AB = BC आ चुका है, हमें AC निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास AB और BC की वैल्यू निकालने से ही हमारा काम हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है उसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये आकृति आपको यहाँ पर दिख रही होगी। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है आकृति 7.8 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। इससे हम सबसे पहले बिंदुओं A, B, C, D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स? हमें इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने होंगे। सबसे पहले जो हमें चित्र दिया हुआ है उससे हम इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो जब हम चित्र को देखते हैं तो आपको चित्रानुसार देखने को मिल रहा होगा कि A जो बिंदु है उसकी जो भुज है, भुज होता है x और कोटि होती है y। तो हमें चारों बिंदुओं के भुज और कोटि निकालने हैं। भुज और कोटि निकालने के बाद हम इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख पाएंगे। तो A बिंदु जो है उसमें आप देख रहे होंगे जिसको हमने x1 y1 माना है, तो इसमें इसकी जो भुज है वो है 3 और जो कोटि है वो है 4 यानी 4। ओके, सो A बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं हमारे पास 3, 4। इसके बाद इसी प्रकार से हम B की जो निर्देशांक हैं वो निकाल लेंगे। x2 y2 इसको हमने मान लिया है, और इसके जो निर्देशांक हमारे पास आते हैं वो आते हैं 6, 7, जिसमें हमारी जो भुज है वो है 6 और जो कोटि है वो है 7। इसी प्रकार से C के निर्देशांक निकाल लेते हैं जो हमारे पास x3 y3 है, और इसके निर्देशांक हमारे पास आ जाते हैं 9, 4 यानी 9, 4। D बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं जिसमें हमारे पास D बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं x4, y4, और ये निर्देशांक हमारे पास आ जाते हैं 6, 1 यानी 6, 1। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या ज्ञात करना है कि क्या ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग के बारे में हम जानते हैं। ABCD के वर्ग होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, AB = BC = CD = DA, यानी चारों भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए। तो अब हमें चारों भुजाएं अगर बराबर ये देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हम ABCD को एक वर्ग अगर हमें सिद्ध करना है या हमें ये पता लगाना है तो हमें चारों भुजाओं की दूरी सूत्र से दूरियां निकालनी होंगी, जिसमें हम AB की दूरी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब x2 क्या है यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, x2 हमारे पास 6 है, x1 हमारे पास 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास 4 है, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब हम 6 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 - 4 करेंगे तो फिर से 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हमने जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है, जिसको हमने डायरेक्टली लिख दिया है √18। 18 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने पर ये 9 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और हमारे पास ये
फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसमें से हम 3 का, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो जिसका जोड़ा बनता है उसे हम बाहर ले आते हैं और ये 3√2 इसका मान हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार से हम BC कैलकुलेट कर लेंगे जो 3√2 आता है। उसके बाद हम CD कैलकुलेट करेंगे। CD कैलकुलेट करने के लिए हम x4 x3 ये वाले बिंदु लेंगे। तो x4 - x3 6 - 9, जैसा कि हमने बताया था कि जब किसी भी संख्या का चिन्ह बड़ा होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जिससे हमारे पास यहाँ पर माइनस आ गया है। और उसके बाद जब इसको हम 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आ गया है। उसके बाद इसी प्रकार से 1 - 4 का भी -3 आ गया है। तो दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो √18 आ जाता है और इसका स्क्वायर रूट भी 3√2 आ जाता है। इसी प्रकार से DA हम कैलकुलेट कर लेते हैं। DA कैलकुलेट करेंगे तो वही x4 - x1 प्लस x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो फिर से वही आ जाता है 6 - 3 3 का स्क्वायर, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर। इनको जब हम प्लस करते हैं तो √18 आ जाता है और √18 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो फिर से 3√2 आ जाता है, यानी 3√2 आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि AB, BC, CD और DA ये सभी हमारे पास इक्वल आ जाते हैं और इससे हमारे पास ये सिद्ध होता है कि ABCD एक वर्ग है। अगर किसी को भी आपको वर्ग सिद्ध करना है तो आपको उसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। AB = BC = CD = DA, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर।